खबरदार को चार अफराद इकट्ठे चले तो दफा 144 नाफिज है, पकड़ के अंदर डाल देंगे। तो ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? रियासत का ये काम नहीं है कि अब लोगों को चिढ़ाए, उन्हें गुस्सा दिलाए, उन्हें इश्ताल दिलाए। अगर भारत शौकत नवाज मीर को फंडिंग कर रहा है तो आपने कोई सबूत तो कौम के सामने रखना था ना। तो कहेंगे ये तुम्हारा बैग है, ये अगर तुम चाहते हो कि इसको खोल दें जरा पब्लिक के सामने तो ठीक, वरना फिर ये कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा से लेके खैबर तक लोग अ, धरने की सूरत हाल में, एहतजाज की सूरत हाल में, मुज़ाहमत की सूरत हाल में। और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब इस हाइब्रिड निज़ाम को तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक निज़ाम बिल्कुल नौमालूद हो और ना तजर्बाकार हो और वो मामलात ना संभाल सके मईशत से लेकर सियासत तक के, तो चलें उनको आप किसी हद तक इस बात का उज़र तस्लीम कर सकते हैं कि उनके पास तजर्बा नहीं है या वो नौमालूद है। तो ये निज़ाम 4.5 साल से कायम है और इसका वन पेज भी ऐसा है, बल्कि वन पेज नहीं, अब तो पूरी वन बुक ही हो चुकी है, बल्कि इस बुक के कई वॉल्यूम्स अब बन चुके हैं। यानी इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात मजबूत हैं। इसके बावजूद मामलात क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन जनाब असदुल्ला खान साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप खैरियत से हैं? थैंक यू जी, थैंक यू। और ये देखिए ना, क्वेटा में चौथा दिन है वहाँ। पुलिस, जो हमारे जवान शहीद हुए 17, उनकी फैमिलीज धरना दिए बैठी हैं। 5 जून से कश्मीर में धरना चल रहा है। केपीके के अंदर सूरत हाल बहुत वाजे है। तो ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? देखिए आमिर भाई, ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। आपने जिक्र किया कि ये लोग हैं जो तजर्बाकार हैं। देखिए जिस जिन चीज़ों में इनका तजर्बा है उसमें तो ये अपना काम कर रहे हैं। रोज़ाना ऑडिट पैरा निकल रहे हैं हर वजारत में, अरबों रुपए की करप्शन के, बेजाब्तगियों के, घपलों के। तो तजर्बा तो इन चीज़ों में है। मुल्क को संवारने का तो कोई तजर्बा नहीं है, मसाइल को हल करने का तो कोई तजर्बा नहीं है। अगर होता तो आज तक पहले मुल्क के मसाइल हल ना हो गए होते। इन्हें रोज समझ ही नहीं आती क्या करना है। कभी लगता है कि अच्छा मुल्क का सबसे बड़ा तो मसला तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन बड़ा मसला है तो उसको कंट्रोल करें। कभी इनको लगता है कि नहीं ये अफगानिस्तान सबसे बड़ा मसला है तो उस पर हमला कर देना, एक इससे मसला सारा हल हो जाएगा। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी चीज़ जिसके नतीजे में आप मसलहत के साथ और चीज़ों को हकीकत पसंदी के साथ हल करें। देखिए हार्ड स्टेट होना अच्छी बात है। यानी आप बाज़ हवालों से अगर आप कहते हैं कि जी देखें कानून की पासदारी पर तो कोई रियायत नहीं होगी, तो ठीक है, फिर तो ये हार्ड स्टेट है तो हम सब इस हार्ड स्टेट के साथ हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, हार्ड स्टेट का मतलब डेफिनेशन ये है कि खबरदार किसी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, खबरदार कोई बोला तो पकड़ लेंगे, खबरदार कोई यहाँ इंसानी हकूक जो है वो सल्ब हैं, खबरदार कोई चार अफराद इकट्ठे चले तो दफा 144 नाफिज है, पकड़ के अंदर डाल देंगे, सीसीटी के हवाले कर देंगे, मार देंगे, खबरदार उसके बाद किसी की आवाज़ भी ना निकले। तो अगर तो हार्ड सेट की ये डेफिनेशन है तो ऐसी हार्ड सेट तो दुनिया में नहीं है। जिन मुल्कों को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जी चाइना में एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, वहाँ ना मीडिया बोलता है, ना वहाँ पर एजिटेशन होती है, ना लोग वहाँ पर एहतजाज करते हैं, मीडिया भी कंट्रोल है, दुबई में भी ऐसा ही है, सऊदी अरब में भी ऐसा ही है। ऐसा निज़ाम तो होना चाहिए भाई। फिर डिलीवरी भी तो वैसी ही होनी चाहिए ना। वहाँ पे करप्शन पे लोगों को फांसी भी तो दे देते हैं ना। आप आधा कर लें, सिर्फ इतना कर लें कि जी मीडिया वैसे ही होना चाहिए जैसे वहां पर है, कंट्रोल्ड होना चाहिए पूरा मीडिया, जी उनकी अपनी एप्स हैं, हम भी ऐसे लेकर आएंगे। लेकिन भाई वहां पर फिर डिलीवरी भी है, वहां पर लोगों के मसाइल का हल भी है, वहां पर रोजगार के मौके भी हैं, वहां लोगों के उनके पासपोर्ट की इज्जत भी है। यहाँ आप पर तो उज्बेकिस्तान लोग जा रहे हैं और छठा बंदा, हर छठा बंदा उज्बेकिस्तान से गायब हो रहा है। हम्म। आजरबाईजान, सॉरी आजरबाईजान से, यानी बाकू के बारे में, आजरबाईजान के बारे में रिपोर्ट ये आई है कि आजरबाईजान जाते हैं पाकिस्तानी और हर छठा बंदा वहां से गायब हो रहा है। तो आप अब लोगों ये की देखिए, फैसिलिटी। चलें इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके जाना और जिंदगी का खतरा मोल लेना, वो तो समझ में आता है। अब लोग अजरबैजान में पनाह ले रहे आप देखिए ना, मुझे अभी तो श्रीलंका का डेटा नहीं आया, हो सकता है वहां पे भी कुछ लोग रह रहे हों, बांग्लादेशी लोग चले जाएं। तो हैं। अभी कई अभी बल्कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात कोई बेहतर हुए हैं तो हो सकता है लोग सोच रहे हो कि यार बांग्लादेश ही निकल जाओ। फ्लाइट्स वहां पर बहाल लिविंग होगी तो पाकिस्तान, शायद अब। हाँ हाँ, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है वहां पे लिविंग होगी। देखिए हाँ। बड़ा अफसोस होता है अमीर बात साहब, जो हाल इस मुल्क का में कर दिया गया है।
और ये थोड़ा थोड़ा करके किया गया, अचानक रात को ऐसा नहीं है कि कल रात को एक धमाका हुआ और मुल्क सारा तबाह हो गया। और फिर ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि सूदे ज़यां जो है ना, वो क्या रंजे, वो ज़यां क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं है। कि हम्म। आप जो है वो तकलीफ में ही मुब्तला हो जाए ना कि तबाह हो रहा है। मसला अदलिया का तबाह करना, ये कोई अचानक से बिग बैंग नहीं हुआ कि अदलिया सारी तबाह हो गई है। इसको हमने धीरे धीरे आके ख़त्म किया और आखिरी कील ठोंका है 26वीं और 27वीं तरमीम से। हम्म। तो हमें अफसोस भी नहीं है कि जो हमने इस मुल्क का हाल किया और इदारों को तबाह किया है। बलूचिस्तान को देख के बहुत तकलीफ हो रही है। वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात हैं, भड़के हुए जज्बात हैं, लोग गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हैं। और हम कह रहे हैं कि ठीक है, अब हालत ये हो गई है कि जो लाशें दफनाएगा उसको 1 करोड़ 11 लाख रुपए मिलेगा, जो नहीं दफनाएगा वो फिर बैठा रहे यहाँ पे। हम्म। तो ये अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई इस्लामाबाद में, महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मेंगल, खासतौर पे इसी बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। तो उस पे अख्तर मेंगल साहब ने भी बताया कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। अचकजई साहब ने भी कहा, अख्तर मेंगल वहाँ गए धरने पे और उन्होंने कहा कि 45 साल से मुझे मेरा भाई नहीं मिल सका, तुम्हें कम से कम लाशें तो मिल गई हैं। रियासत एक तरफ से बयानियां बनाती है कि जी इनको भारत सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। जो रियासत कर रही है इनके साथ, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भारत कर रहा है ना, वो भी तो उसमें भी तो उसके भी तो दो पहलू है ना। एक तो ये है कि वो जा रहे हैं, और हम्म। दूसरा ये है कि हम उन्हें उसे रोक नहीं पा रहे, हम कमज़ोर भी तो हैं ना। यानी अगर भारत एक चीज़ कर रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे, तो आप सारा इल्ज़ाम भारत को तो नहीं देंगे ना, आधा इल्ज़ाम तो खुद को भी रखेंगे कि हम भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। यानी जब भी आपका मुखालिफ कबीला आपका दुश्मन होता है और आप पर हमलावर होता है, तो वो तो अपनी ताकत के हिसाब पे आप पे हमला करेगा। आपने भी तो अपनी ताकत के हिसाब से अपना दिफा करना है ना। बल्कि अब सॉरी, यहाँ आपको याद होगा मरियम नवाज जब पीडीएम के जमाने में गई थी कोयटा, तो उन्होंने कहा था कि तुम कहते हो कि भारत इनको सपोर्ट करता है, तुम ये क्यों नहीं बताते कि यहां तुमने हालात क्या बना रखे हैं जिसकी वजह से भारत सपोर्ट करता है? हम्म तो असल में मसला ये है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम वो बातें भूल जाते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों का यही हाल है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर का भी आपने जैसे कि जिक्र किया, अब आप देखिए ना कि मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि लोगों को यानी रियासत का ये काम नहीं है कि वो लोगों को चिढ़ाए, उन्हें गुस्सा दिलाए, उन्हें हम्म। इश्ताल दिलाए, और उनके जज्बात को दबाकर खुद कंट्रोल कर ले और कहे देखा कैसे कंट्रोल किया है। कंट्रोल करना कोई बहादुरी नहीं है, कंट्रोल करना कोई हिकमत अमली नहीं है। लोगों को राजी करना असल में हिकमत अमली है। लोगों की नाराजगी को खत्म करना हिकमत अमली है। आप ये कह देना कि जी फलां भी गद्दार है, फलां भी इंडियन एजेंट है, फलां भी रॉ से पैसे ले रहा है, ये मसले का हल नहीं है। अगर फर्ज करें कि शौकत मीर ले भी रहा है, मुझे नहीं मालूम, रियासत का दावा तो यही है, लेकिन अगर वो ले भी रहा है, तो उसके साथ लोगों की हमदर्दी कैसे पैदा हो गई भाई? हर बंदा उसके साथ क्यों खड़ा है? लोग बेवकूफ तो नहीं है, इज्तमाही दानिश तो गलत नहीं होती। अब आप ये कह देंगे जी लोग उसके साथ इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा और सस्ते आटे की बात की, सस्ती बिजली की बात की, तो भाई फिर ये इस्तेसाल नहीं होना चाहिए था। वो तो हम्म। मेरा भी शिकवा है ना कि आईपीपीज आपने क्यों लगाए हैं, आपका भी शिकवा है ना कि ये भाई 28,000 मेगावाट हमारी रिक्वायरमेंट है, 41,000 मेगावाट की आपने आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जो गर्दिशी कर्जा है क्या मेरी वजह से है? ये जो आपने दुनिया भर से कर्जे ले लेकर एक हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए का मकरूज है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। भाई जो इसके जिम्मेदार हैं वही फिर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें ना। इस हम्म। यानी आज मैं, मेरे पास मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, मेरे पास ये चॉइस है कि मैं या बिजली का बिल भरूं या अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिला सकूं। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि बिजली का बिल भरना तो लाजमी है सर्वाइव करने के लिए, बच्चे को आप जरा सस्ते स्कूल में भी डाल देंगे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने बच्चे की तालीम को कुर्बान किया है बिजली का बिल अदा करने के लिए। किस बिजली का बिल अदा करने के लिए? जो मुझे इतना महंगा पड़ रहा है कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, आईपीपीएस के मुआहदों की वजह से। तो आप ये देखिए ना कि आपने बतौर रियासत, बतौर हुकूमत, सियासी जमातें हमारे साथ अवाम के साथ किया क्या है। अब आप लोगों से शिकवा करते हैं कि देखें जी ये उसके साथ खड़े हो गए हैं लोग जाके शौकत मीर के साथ क्योंकि वो सस्ती बिजली की बात कर रहा है। तो भाई सस्ती बिजली तो हर एक का हक है ना, आपने क्यों नहीं दी? शौकत मीर वो बात कर रहा है तो फिर वो लोगों की नब्ज पे हाथ रख रहा है ना। लोगों को पहले से अगर बिजली मिल रही होती सस्ती, या सस्ता आटा मिल रहा होता, रोजगार मिल रहा होता, इंसाफ मिल रहा होता, शौकत मीर के साथ वो जाके खड़े ही ना होते।
तो ये जवाब पैदा करने से मसाइल का हल नहीं निकलता। ये जो ये हम ये जो हमारा वतीरा है कि जो भी बाद मुखालिफ बने, जो भी हमारे मिजाज के खिलाफ बात करे या हमारे सामने नो कह दे, उसको हम कह देते हैं कि ये बहुत आसान है कि ये भारत से पैसे लेता है और भारत उसको फंडिंग करता है। अगर भारत शौकत नवाज मीर को फंडिंग कर रहा है तो आपने कोई सबूत तो कौम के सामने रखना था ना। सऊदी अरब से तो फंडिंग नहीं आ रही ना कि आपको छुपाना पड़ रहा है कि यार हमारा दोस्त मुल्क है, हम इसका नाम क्यों बदनाम करें। या यूएई या कतर तो नहीं ना, या चीन तो नहीं फंडिंग कर रहा कि आपको ये डर है कि यार हम इनको कैसे बताएं कि यार ये फंडिंग कर रहे हैं। इंडिया कर रहा है ना, तो आपका तो दुश्मन है। आपके पास तो जवाब आ गया, आप तो पहले भी उसकी बैशिंग करते हैं, तो आप तो बताएं कौम के सामने कि वो कौन से पैसे है। मुझे याद पड़ रहा है आपकी इस बात से, आसिफ गफूर साहब जब डीजीआईएस पे आते तो उन्होंने एक सहाफियों एक ब्रीफिंग बुलाई, तो उसमें उन्होंने हमें बताया ये मंजूर पशीन के बारे में। अब मैं आपको कोट अनकोट उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि मंजूर पशीन और ये अली वजीर वगैरह उस वक्त गिरफ्तार थे। तो उन्होंने कहा जी मंजूर पशीन को अफगानिस्तान से पैसे आते हैं, हमारे पास अकाउंट नंबर्स भी हैं, हमारे पास वो कैरियर्स भी, हमें पता है कि किनके जरिए से पैसे आते हैं। आज तक, इस बात को अब 7 साल हो गए कमोबेश, आज तक ना वो अकाउंट नंबर कौन के सामने रखे गए, ना वो कैरियर्स बताए गए कि वो कौन से लोग हैं जो पैसे लेकर आते हैं। ये तो बहुत आसान काम है इनके लिए कह देना कि जी ये फला आदमी को इंडिया से पैसा आता है। देखिए ना, चलिए यहाँ पे 7 साल की बात करें ना, फातिमा जनाह के बारे में ही बता देते, हम्म। हम्म। उनके बारे में सबूत दे देते। फिर वली खान जो थे, बादशाह खान के बारे में सबूत देते थे, उनको भी गद्दार कह के आपने कई कितने साल जेल में डाला ना। हम्म। बादशाह खान को डाला, वली खान को डाला, उनकी हुकूमतें गद्दार कह के ख़त्म की। और हमारी सिविल हुकूमतें भी उसमें शामिल थी। भुट्टो साहब जो हैं वो भी डिक्टेटर बन गए थे। तो जो भी जिस पे इल्ज़ाम लगाता है, आज तक किसी के बेनजीर के को गद्दार कहा, इंडियन एजेंट कहा। बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, गद्दार करार दिया। तो फिर इनके सबूत तो रखे ना। अच्छा, अगर किसी के सबूत होते भी हैं तो उसको डील के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये ना, करप्शन के सबूत है, तो करप्शन का मतलब, किसी की करप्शन का मतलब, उसके बेनकाब होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी करप्शन अब बेनकाब हो गई है तो चलो अब उसको जेल में डाल दें। नहीं, अब वो करप्शन की बेनकाब हो गई है तो उसकी फाइल डील करने के लिए इस्तेमाल होगी। उसकी फाइल जो है वो उससे डील करना आसान रहेगा उस बंदे से। उसको कहेंगे ये तुम्हारा बैग है, और ये अगर तुम चाहते हो कि इसको खोल दें जरा पब्लिक के सामने तो ठीक है, वरना फिर ये कर लो। तो इस तरह से तो हमारे सियासतदान कंट्रोल हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और दिल खून के आंसू होता है कि ये ठीक कैसे होगा। और वही लोग जो खराबी के जिम्मेदार हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जी हम इस मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्यों नहीं फिर पहले कर सके, और अब कैसे कर लेंगे? हम्म। और इतनी सतही बातों के साथ कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं कि देखो जी, ये इंडिया करा रहा है, इंडिया जिम्मेदार है। तो आप जाते ही ना, ये बात तो हमें पहले ही पता है कि इंडिया करा रहा है। ये आपको बताने भी के लिए पता है, आपको कोयटा क्यों जाना पड़ा? हाँ, ये जाके वहां पे बता रहे हैं इंडिया करा रहा है। तो फिर गए थे तो करके क्या आए हैं? लोगों को और चिढ़ा के आ गए हैं, लोग और गुस्से में बैठे हुए हैं। अब वो कुछ मुतालबे कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल कई मुतालबे बिल्कुल जायज़ हैं उनके। हाँ। तो उनको, और वो यानी ऐसे मुतालबे नहीं है जो बागियों के हों, जिसको आप कहेंगे ये बागी का मुतालबा है। हम्म। मसलन अगर वो कहते हैं कि जी ये जो वाक़या हुआ है इसकी तहकीकात कराई जाए, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाएं, हम्म। तो ये बागी का मुतालबा नहीं है, ये रियासत के आइन को मानने वाले का मुतालबा है। हम्म। फिर अगर वो कहते हैं कि जी जिम्मेदारों को सजा दी जाए, तो ये तो हर जमहूरी मुल्क में ये तसव्वुर मौजूद होना चाहिए, तो वहां पर भी यकीन वो रियासत के साथ खड़े हैं। तो जो लोग धरना दिए बैठे हैं, तो ये तो रियासत के आइन कानून को मानते हुए, उसकी पासदारी करते हुए। मसलन वो लोग कह रहे हैं कि जी मुसल्लह अफराद का यहाँ से खात्मा किया जाए और इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। एफसी को खास तौर अब ये तो मेरे घर में भी कोई आगे बैठ जाएगा, अमीर अब्बास साहब, तो मैं भी यही मुतालबा करूंगा ना। पे। हम्म। इस्लामाबाद में कोई आ जाएंगे तो हम भी यही मुतालबा करेंगे। तो क्या गलत मुतालबा वो कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दर्द का मदावा होना चाहिए। लोगों ने बहुत जख्म उठा रखे हैं। जाफर एक्सप्रेस पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई, यही बयान था, इंडिया इस साजिश में मुलव्वस है और अब हम आईनी हाथों से निपटेंगे। फिर वो हमारे कुछ फौजी जवान ईद पर वापस आ रहे थे, उनको स्टेशन पे शहीद कर दिया वहीं क्वेटा। यही बयान कि जी इंडिया मुलव्वस है और हम आईनी हाथों से निपटेंगे। अभी ये हुआ है तो वही बयान। भाई ये 4.25 साल से ये एक ही गर्दान बार बार आप सुना रहे हैं। ये तो मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है। बिल्कुल, इससे तो अब आगे निकलना पड़ेगा ना। आप ठीक कह रहे हैं, इस मामले से तो अब आगे निकलना पड़ेगा आपको। यानी ये तो मसले का हल नहीं है। और फिर देखें, हमें ये भी पता चल चुका है कि रिवायती जंग में हमारा पलड़ा भारी है भारत से।
हमारा हमें ये भी पता चल चुका है कि हमने उनके एयरफोर्स को बिल्कुल जो है वो वाइट वॉश कर दिया, बेनकाब कर दिया दुनिया भर के सामने। अब दुश्मन दूसरे तरीके से लड़ रहा है ना। अब ये जंग है, ये भी जंग है। अब इस जंग में दुश्मन को हराना पड़ेगा। अगरचे कि मुश्किल जंग है, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें मसाइल हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ आप लोगों के लीड की आवाज़ को दबाएंगे, यानी आप बारंग बलोच को गिरफ्तार कर लेंगे और उसको दिहाइयों की सज़ा सुना देंगे। तो फिर जो उससे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं उनके, यानी लोग सोच क्या रहे हैं, आप ये तो देखें ना, इसको एनालाइज तो करें, लोग क्या सोच रहे हैं, हम्म। लोगों के जहनों में क्या बात है, लोगों के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से आपने शेख मुजीब के खिलाफ मुकदमा चलाया अगरतला साजिश केस का। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद रियासत ने वो मुकदमा वापस ले लिया। तो जब आपने वो मुकदमा चलाया, यहां से पंजाब से जज भेजे, पंजाब से वकील भेजे, और बिल्कुल रियासत ने अपना वकील करके दिया। जैसे इमरान खान के केस में नहीं सजाएं हुई कि इमरान खान का वकील नहीं आया या लेट हो गया, या वो किसी वजह से उसने कहा कि जी मैं आज नहीं आ सकता, तो रियासत ने अपना वकील देकर इमरान खान को उसका केस इमरान खान की तरफ से प्लीड करा के और उसको सजाएं सुना दी। यही कुछ हमने शेख मुजीब के साथ भी किया था। 3 साल 4 साल के बाद उसका केस हमने वापस, रियासत ने वापस ले लिया। भाई अगर वो वाकई मुजरिम था तो केस वापस क्यों लिया, और अगर नहीं था तो फिर केस चलाया क्यों गया। अब हमने वो हम्म। केस तो वापस ले लिया कि, लेकिन उस 3 4 साल के दौरान जो तोड़ फोड़ हुई, जो टूट फूट हुई, वो फिर मुंतज हुई एक ऐसे सानहे पर जिसको आज हम सानहे मशरकी पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं। हम्म। तो बाद में फिर रोने पीटने लकीर पीटने से तो कुछ हासिल नहीं होता। हम तो वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो माजी में हम कर चुके हैं। नई गलतियां करें तो चलें, कोई बात नहीं। पुरानी गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रियासत को तरीका ही एक आता है। रियासत किसी नई चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहती, अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहती। और इसी को मेरा ख्याल है हार्ट स्टेट कहते हैं। शायद। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब हमारे साथ।